एंड वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल पांडे जी एजुकेशनल। आज की इस क्लास में हिस्ट्री पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे, उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, सबसे पहला इसमें बात आता है जो राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या है? एक ऐसी भावना जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती हो, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। सब लोग मिल करके जब राष्ट्र के बारे में सोचने लगे, एक संस्कृति या एक समाज के लोग मिल करके, तो वो जो भावना उत्पन्न होता है उसको राष्ट्रवाद कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है, एक्ट ऑफ यूनियन क्या है? तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन का गठन हुआ था, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, जिसका प्रभाव यह हुआ कि इंग्लैंड ने व्यापारिक रूप में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक्ट ऑफ यूनियन क्या है? तो 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन का गठन हुआ था। क्वेश्चन आता है कि एक्ट ऑफ यूनियन का गठन कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ और जिसका प्रभाव यह हुआ कि इंग्लैंड ने व्यवहारिक रूप में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उस बाद क्या है? एक निरंकुश सरकार जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी होता है, वो निरंकुशवाद कहलाता है। जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? इसमें यह पूछा जाता है एग्जाम में भी कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था। इसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। उसमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं मौजूद थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। वहाँ प्रशासक शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। उसमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उसके समक्ष नहीं था। ये हो गया जर्मनी के एकीकरण का ये बाधा था। ठीक है। अब मेटरनिख युग क्या है? तो नेपोलियन के पतन के बाद, किसके पतन के बाद? नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्रित हुई। इसका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को कायम करना था जिसे नेपोलियन के युद्ध और विजयों के अस्त व्यस्त कर दिया था। ठीक है। 1815 ईस्वी में एकत्रित वियना कांग्रेस का नेतृत्व ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर किसे कहा जाता है? तो मेटरनिख को कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था। 1815 से 1848 तक के इस काल को 1815 से 1848 तक के इस काल को यूरोप में मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये मेटरनिख युग हुआ। एग्जाम में कई बार ये भी पूछा है कि मेटरनिख युग क्या है, तो आप इसको लिख दीजिएगा, आपका पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, सबसे पहला बात, किंतु वह बहुत महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी कहने का मतलब अपना महत्व, मतलब अपना जो खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कि कट्टर प्रक्रियावादी था। पहले वो तो एक निरंकुश राजा था ही, और अपने से अधिक कट्टरवादी प्रतिक्रियावादी जो गीजो है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कि बहुत प्रक्रियावादी था। वह किसी भी तरह वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन में कोई अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत में भी था। उसके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और वो न ही उसे विदेश नीति में किसी तरह की सफलता हासिल था। उसके शासनकाल में भुखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी थी, जिसके कारण 1848 की क्रांति स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। परिवार क्या है?
तो 1905 ईस्वी में ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हुआ। इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गई। 9 फरवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग की स्थित महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिससे हजारों लोग मारे गए। और उस दिन क्या था, रविवार था, इसलिए इसे खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक क्या है कि अक्टूबर क्रांति क्या है। लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा केरेंस्की सरकार को पलट देने का निश्चय किया। सेना और जनता दोनों के साथ 7 नवंबर 1917 को, डेट ध्यान रखिएगा, 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस की